मित्रों, इस बार का स्वाधीनता दिवस एक ऐसे समय आया है, ऐसे साल में आया है जब हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरा देश मना रहा है। पहला हिंदी का अखबार भारत में कलकत्ता से निकला था, आप सब जानते होंगे, और वो 1826 की 30 मई को निकला था। तो एक अलग किस्म का वातावरण देश में है, पत्रकारिता के जगत में है। एक ऐसे समय हम इस स्वाधीनता दिवस को मना रहे हैं जब वंदे मातरम को 150 साल का प्रसंग हुआ है। मैं आप सबसे ये अपेक्षा करूंगा कि ये 200 साल हिंदी पत्रकारिता के और वंदे मातरम के 150 वर्ष, ये इतिहास के, हमारे निकट अतीत के इतिहास के ऐसे सिरे हैं जो आपको पकड़ना चाहिए और इसके सहारे थोड़ा सा भारत के बारे में जानना चाहिए। अभी मई के महीने में हमने 3 दिन का प्रणाम उदंत मार्तंड के नाम से एक उत्सव, हिंदी पत्रकारिता के 200 साल के उपलक्ष्य में जो देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा कार्यक्रम भोपाल में हुआ और वो विश्वविद्यालय की पहल पर भारत भवन में हुआ। मित्रों, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में सत्ता के हस्तांतरण के साथ में भारत को स्वाधीन घोषित किया गया था। लेकिन जिस शहर में आप यहाँ बैठे हुए हैं, भोपाल में, आपको ये पता होना ही चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भोपाल स्वतंत्र नहीं हुआ था। भोपाल में आज़ादी को आने में लगभग 2 साल और लगे थे। 1949 के शायद जून के महीने में तिरंगा पहली बार भोपाल में फहराया गया था। तो अगर आप भोपाल में कहीं से भी आए हैं, या भोपाल के रहने वाले हैं, या मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, या देश भर से जहाँ से भी आए हैं, लेकिन यदि आप यहाँ हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 1.5 वर्ष तक भारत की स्वाधीनता को भोपाल में किसने बाधित करके रखा था। वो कौन लोग थे, क्या कारण था। आपको ये पता होना चाहिए कि 14 जनवरी 1948 को भारत की स्वाधीनता के इतने महीनों के बाद एक सशस्त्र संघर्ष यहाँ हुआ है जिसको भोपाल का जलियांवाला बाग कहा गया। बोरास नाम का गांव है नर्मदा किनारे, जहाँ यहाँ के नवाब ने गोलियां चलाई थी हमारे पुरखों के ऊपर। तो एक समानांतर संघर्ष 1947 के 15 अगस्त के बाद में देश के कई हिस्सों में ऐसा चलता रहा और धीरे धीरे टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी देर से आज़ादी वहाँ पहुँची। भोपाल उसमें एक है और हैदराबाद उसमें दूसरा है। हैदराबाद में भी लगभग 2 साल के बाद तिरंगा फहराया गया। भोपाल में भारत की स्वाधीनता संघर्ष के बाद में जो आज़ादी मिली, उसके बाद भोपाल में विलीनीकरण के नाम से एक अलग आंदोलन चला है। ये जानना चाहिए आपको। अगर आप पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में आए हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है कि आप इन सबको जानें, बुनियाद को, हमारी आधारभूत जो घटनाएं देश में घटी हैं तो ये भोपाल से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहला सिरा ये कि वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत की स्वाधीनता को भोपाल के आसपास रोक के रखा और एक समानांतर विलीनीकरण नाम का आंदोलन यहाँ चला जिसमें कई लोग मारे गए और अंत में जाकर लगभग 1.5-2 साल के बाद भोपाल में तिरंगा फहराया और हैदराबाद में वो और 2 साल वहाँ लगे। तो एक मुश्त कोई आज़ादी 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर कोई खड़ा हुआ और उसने एक भाषण दिया और देश को स्वाधीन घोषित किया, ऐसा नहीं था। तो उन परिस्थितियों को हमें जानना चाहिए। एक दूसरी बात 14 अगस्त कल गुजरा है। 14 अगस्त कल व्यतीत हुआ है, एक ही दिन पहले। भारत की जो विभाजन की विभीषिका है उसका स्मरण पूरे देश ने किया और 80 साल में हम ये भूले नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। आपको ये पता होना ही चाहिए कि 14-15 अगस्त को जब इस देश के टुकड़े हुए, इस देश का विभाजन हुआ मजहब के आधार पर, हमारी 10 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन, हमारे हज़ारों गांव, शहर, कस्बे, हज़ारों मंदिर, तालाब, महल, किले, खंडहर, हमारी वेदों की जन्मभूमि पूरी, और उस पर एक साइन बोर्ड टांग दिया गया जिस पर लिखा है पाकिस्तान। 10 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका, हमारे लाखों लोग जिसके लिए मारे गए, लाशों से भरी हुई ट्रेनें लाहौर से अमृतसर की तरफ रवाना की गईं। आपको ये सब इसलिए पढ़ना चाहिए कि उसके भुक्तभोगी धरती के कोई दूसरे लोग नहीं थे, हमारे ही पुरखे थे। हमारे साथ क्या घटित हुआ वो हमें जरूर जानना चाहिए। वो इसलिए जानना चाहिए कि उसको जानने के बाद, उसको जानने से ही हम अपना असल परिचय प्राप्त करेंगे।
तो ये कुछ स्वाधीनता के संदर्भ में चीज़ें ऐसी हैं कि 80 साल में भारत में क्या घटा है 15 अगस्त 1947 के बाद, वो आपको जानना चाहिए। उसकी हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए। 15 अगस्त 1947 से पीछे जो 90 साल का स्वाधीनता संघर्ष जिसे कहा गया 1857 से शुरू हुआ, जबकि ऐसा नहीं है। ये संघर्ष 1000 साल का है। भारत की स्वाधीनता का संघर्ष 90 साल में कोई अंतिम ओवर में पहुंचा होगा, लेकिन एक लंबा मैच था जो 1000 साल से चल रहा था। वो आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप मीडिया की यूनिवर्सिटी में हैं। अगर आप IIT में होते या मेडिकल कॉलेज में होते और मैं आपका वहाँ कोई वाइस चांसलर होता, तो मैं ये बात आपसे नहीं करता, मैं ये अपेक्षा आपसे नहीं करता, क्योंकि मुझे ये पता है, मुझे ये पता होता कि आप IIT या मेडिकल कॉलेज में या IIM में क्यों आए हैं। आपको एक अच्छे पैकेज की नौकरी चाहिए है, डिग्री लेने के बाद में आपको कहीं विदेश में जाके उड़ना है, केवल अपना कैरियर बनाना है। लेकिन अगर आप इस विश्वविद्यालय में आए हैं तो केवल कैरियर बनाने के लिए नहीं आए हैं, ये मैं आपसे भरोसा कर सकता हूं। इसलिए आपको भारत के इतिहास के बारे में, 80 साल के स्वाधीन भारत के बारे में, 90 वर्ष के जो स्वाधीनता संघर्ष जिसे कहा गया उसके बारे में, 200 साल की हिंदी पत्रकारिता अगर हुई है तो उस 200 साल में क्या घटा उसके बारे में, उसके पहले अंग्रेज जब भारत में पहली बार 1757 में आए हैं प्लासी की लड़ाई के बाद, तब भारत की तस्वीर कैसे बदलना शुरू हुई है उसके बारे में, और 1757 के पहले वो कौन चेहरे थे जो भारत के दमन के लिए जो जिम्मेदार थे। पूरे 700-800 सालों तक भारत ने जो संघर्ष किया है, भारत अकारण अपराधों में, अराजकता में, अंतहीन संघर्ष में धकेला गया। तो वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा किया, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। मित्रों, जब आप इस देश के इतिहास के बारे में जानेंगे तो आप जिस भूमिका में अपने कैरियर को ले जाने वाले हैं आने वाले सालों में, यहां से पढ़ाई पूरी करने के बाद, मेरा पक्का भरोसा है और मैं ये बात बड़े अनुभव से कहता हूं कि उसके बाद आप अपनी भूमिका के साथ न्याय कर पाएंगे। कोई नौकरी नहीं कर रहे होंगे, नौकरी तो करना ही है, अपनी आजीविका के लिए तो कुछ ना कुछ करना ही है, लेकिन उसके साथ कुछ न्याय हो सके, उसके लिए देश की बुनियाद के बारे में जानना हम सबको बहुत ही जरूरी है। जो विद्यार्थी यहां आए हैं इस साल नए, और जिनको हॉस्टल मिल गए हैं उनको बहुत खुश होना चाहिए, और जिनको हॉस्टल नहीं मिले हैं उनको कुछ ज़्यादा खुश होना चाहिए, और जिनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया गया है उनको सबसे ज़्यादा खुश होना चाहिए। एक दिन मेरा सामान इसी विश्वविद्यालय के हॉस्टल से बाहर किया गया था। तो जो आखिरी श्रेणी के विद्यार्थी हैं वो इस नाते आश्वस्त हो सकते हैं कि वो कम से कम एक कसौटी पूरी कर ली है, वो भी एक दिन यहाँ आ सकते हैं। मित्रों, अब मैं जो आपसे बात करने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनें। मुझे पता नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आपके माता पिता ऐसा चाहते थे कि आप इस विश्वविद्यालय में जाएं, पढ़ाई करें, इसलिए चले आए हैं, या आपने खुद चुना है। और अगर आपने खुद चुना है तो आपने किसी से सुना था इस विश्वविद्यालय के बारे में या कहीं पढ़ा था, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप यहाँ आ गए हैं तो आपके लिए मैं कुछ कसौटियाँ बताता हूँ। मैं ये कहूँगा कि अगर अखबार और टीवी में चलने वाली खबरें आपको लुभाती हैं, आपको आकर्षित करती हैं, हेडलाइंस आपको अपनी तरफ खींचते हैं, तो मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि आप सही जगह पर आए हैं। अगर कोर्स की किताबों से हटकर कुछ दूसरे तरह के जीवन के विषयों में, साहित्य में आपकी गति है, आपकी रुचि है, तो आप बिल्कुल एक सही पते पर आए हैं। अगर भारत के बारे में जानने की जिज्ञासा से आप भरे हुए हैं, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का इतिहास आपको लुभाता है, अपनी तरफ खींचता है, आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो ये बिल्कुल सही जगह पर है जहां आप आए हैं। जीवन में अगर आप अनुशासन का महत्व समझते हैं, डिसिप्लिन क्या होता है इसको समझते हैं, समर्पण और निष्ठा से काम करने की आदत आप में अगर है, तो ये बिल्कुल ठीक जगह पर आप बैठे हुए हैं। जहां भी आप बैठे हुए हैं इस हॉल के अंदर, बिल्कुल सही पते पर आपकी डाक आई हुई है। भाषा के स्तर पर अगर कुछ तैयारी आपकी है
एक ही बात को कई तरह से कहने, लिखने, बोलने, बताने का हुनर अगर आपके पास है, शब्दों की ऐसी संपदा आपके खजाने में है और लगातार वो बढ़ाने की तरफ आप उत्सुक हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपने यहां आने का निर्णय बिल्कुल सही लिया है और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। अगर आपकी दृष्टि, आपकी नजर हर तरफ से आ रही खबरों के पार भी कुछ देखने का सामर्थ्य रखती है, कुछ एनालिटिकल माइंड आपके पास है, कुछ विश्लेषण की बुद्धि आप रखते हैं, तो ये बिल्कुल वो जगह है जहां आपको होना ही चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। ये कुछ ऐसी कसौटियां हैं जिनसे आप तय कर सकते हैं कि हम कितने पानी में हैं और कितने गहरे गोते लगाने की ताकत हमारे पास है। देखिए, हम जन्म से कुछ नहीं होते हैं, हम बहुत विद्वान नहीं हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। हम बहुत विद्वान ही हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन नए नए विषयों में जाने की, नए नए विषयों को जानने की जिज्ञासा हमारे भीतर होनी ही चाहिए और तब जाकर आप अपने कैरियर के साथ एक सच्चा न्याय कर पाएंगे। ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हमें अपने भीतर देखते रहना चाहिए कि हमारी प्रवृत्तियां क्या हैं। 12वीं तक की पढ़ाई में हो सकता है सबके विषय अलग अलग रहे हों, कोई साइंस की पृष्ठभूमि से होगा, किसी ने कॉमर्स में पढ़ाई की होगी, किसी ने आर्ट्स के सब्जेक्ट लिए होंगे, लेकिन ये लक्षण जो भीतर के हैं, आपकी अपनी अभिरुचियां क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। हो सकता है डिग्री आपने जो भी स्कूल की पढ़ाई की है वो साइंस में की हो, लेकिन गाने में आपकी बहुत अच्छी रुचि हो सकता है कॉमर्स में आप पढ़ाई करके आए हों, लेकिन लिखने में, आपकी कविता लिखने में बहुत अच्छी गति है। तो ये जो भीतर का आपका लक्षण है, जो भीतर आपकी प्यास है, जो आप बनना चाहते हैं, डिग्री किसी भी दिशा में जा रही हो आपको लेकर, लेकिन भीतर से आप क्या बनना चाहते हैं, उस लक्षण को पहचानना चाहिए अगर आप इस जगह आए हैं तो। एक अच्छी सूचना हमारे पास है। अभी इंडिया टुडे की जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग हर साल वो करते हैं, तो हम भारत के 50 शीर्ष विश्वविद्यालयों में शामिल हुए हैं और 10 मास कम्युनिकेशन की यूनिवर्सिटी में टॉप 10 में माखनलाल यूनिवर्सिटी शामिल हुई है। और इनमें भी हम अकेले हैं जो इस साल से मीडिया टीचिंग में AI को लेकर आ रहे हैं। इसकी हमने 8 महीने तैयारी की है। इसे मैं उपलब्धि नहीं मानता हूँ, ये हमारा काम है। जो भी लोग यहाँ हमारे स्टाफ में हैं, वो हमारी ड्यूटी है कि हमें इसको ऐसा ही ले जाना है आगे। लेकिन इसको दुनिया में, देश में इसको उपलब्धि के रूप में अगर माना जाता है, तो मैं अपने सारे जो विभाग के माननीय अध्यक्ष सभी हैं, टीचर्स हैं, जिन्होंने इस दिशा में काम किया और कुछ इस मकाम तक लेकर आए, मैं उन सबको साधुवाद देना चाहता हूं इस उपलब्धि के लिए। मीडिया का काम ऐसा है कि कोई एक अकेला कितना भी दक्ष हो, कितना भी पारंगत हो, कितना भी निष्णात हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, वो कुछ नहीं कर सकता अकेला। ये बहुत ही एक टीम का काम होता है, बहुत टीम वर्क होता है। जब कोई अखबार छप के आता है तो किसी एक का उसमें कोई योगदान नहीं होता है। एक खबर पर जो फ्रंट पेज पर या किसी भी पेज पर अखबार में छपती है या टीवी के बुलेटिन में दिखाई पड़ती है, 15 से 20 लोग उस पर काम करते हैं। कोई रिपोर्टर उसको लेके आता है, कोई उसकी कॉपी को रीराइट करता है, कोई एक अच्छा हेडलाइन निकालता है, कोई उसको लेआउट पे सजाता है, कोई उस पर कोई कलर डालता है, डिज़ाइन करता है। लगभग 15 से 20 लोग लगते हैं, तब कोई अखबार की खबर या कोई बुलेटिन की न्यूज़ आपको लगता है कि ये कितनी अच्छी खबर है, कितनी अच्छी कॉपी है, कितना बढ़िया हेडलाइन है इसका। एक टीम वर्क होता है। तो इस मीडिया विश्वविद्यालय में भी जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, उसके लिए एक पूरी टीम काम करती है। वो टीम का काम है। मैं उन सबको, अपनी टीम के सारे सदस्यों को आज के दिन बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, मैं एक पत्रकार हूं, तो कुछ समाचार और कुछ सूचनाएं आपके लिए होना ही चाहिए। इस बात को नोट करें कि 18 से 20 अगस्त, ये 3 दिन आने वाले 18 अगस्त, 19 अगस्त और 20 अगस्त को हमारा ओरिएंटेशन 3 दिन का जो सत्रारंभ करते हैं अभ्युदय के नाम से, तो अभ्युदय 2026 18, 19, 20 अगस्त को होने जा रहा है। उसमें पूरे अनुशासन के साथ हमको यहाँ रहना है। पहली बार ये विश्वविद्यालय एक नया प्रयोग कर रहा है इन 3 दिनों में, और वो ये है, अब तक के सत्रारंभों में, अब तक के जब भी सेशन शुरू करते हैं, तो देश के जो जाने माने पत्रकार हैं, एंकर हैं, एडिटर हैं, लेखक हैं, कॉलमिस्ट हैं, स्तंभकार हैं,
अखबार के बड़े बड़े मनीषी हैं, विद्वान हैं, ये लोग आते रहे हैं, जो जाने माने चेहरे होते हैं, बड़े बड़े नाम, वो आते रहे हैं। पिछले साल 3 दिन का जो लोग सीनियर हैं उनको पता होगा 3 दिन कितने बड़े बड़े लोग मीडिया जगत के आए थे, अनुभव संपन्न लोग। इस बार विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया कि 36 वर्ष इस विश्वविद्यालय की यात्रा को हो गए हैं और इस दौरान 3.5 दशक में यहां से पढ़कर निकले हुए विद्यार्थी केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त अपनी धाक जमाकर काम कर रहे हैं मीडिया के हर डिसिप्लिन में। वो प्रिंट में हैं, वो टीवी में हैं, वो रेडियो में हैं, वो सिनेमा में हैं, वो विज्ञापन जगत में हैं, वो पीआर एजेंसियों में हैं, वो सरकारी प्रसारण माध्यमों में हैं, वो लाइब्रेरी के पुस्तकालयों में ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, मीडिया प्रबंधन में हैं, सब जगह उनकी रीच है और बहुत सीनियर मोस्ट पोजीशन में काम कर रहे हैं। 50 ऐसे पूर्व सीनियर मोस्ट विद्यार्थियों का पहला ग्रुप आपसे रूबरू होने वाला है। तो पहली बार इस विश्वविद्यालय की 2 जनरेशन आमने सामने होंगी। आप उधर होंगे, हम उधर होंगे, लेकिन इधर जो विश्वविद्यालय के निकले हुए देश दुनिया में काम कर रहे हैं वो यहाँ आपको अलग अलग 10 सत्रों में आपसे रूबरू होंगे। ये वो लोग होंगे यहाँ से निकलने के बाद, यहाँ से पढ़ाई पूरी करने के बाद आपको इंटर्नशिप जहाँ करनी है, अपने कैरियर का मंगलाचरण जहां जाकर करना है, ये वो लोग होंगे। उनके साथ मिलने का, उनके साथ रूबरू होने का, उनके संघर्ष की कहानियां सुनने का, ये पहली बार विश्वविद्यालय एक मौका आपको देने जा रहा है। आपसे केवल ये निवेदन रहेगा कि इन 10 सत्रों में बड़े अनुशासन के साथ उनके साथ आप रूबरू हों, उनकी बातों को सुने, उनके साथ बातचीत करें। उनमें से कई लोग हैं जो 2 दिन रुकेंगे, कई लोग हैं जो 3 दिन यहाँ रहेंगे। यहाँ से निकले हुए जो विद्यार्थी हैं उनकी कहानियाँ बड़ी गजब हैं। कुछ लोग इन 10 सत्रों में आपको अमेरिका से जुड़ेंगे, कुछ लोग ब्रिटेन से आपसे बात करेंगे, कुछ लोग दुबई से, सिंगापुर से, दक्षिण अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे। तो एक ग्लोबल मीट समझिए आपकी जो होने वाली है 3 दिन में, और सब स्टूडेंट्स ही होंगे। आप इधर बैठे हैं, वो निकल गए हैं, सीनियर हैं। 18 अगस्त को इसका जो उद्घाटन सत्र है उसमें हमारे विश्वविद्यालय की जो गवर्निंग काउंसिल है, महापरिषद के माननीय अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, वो आपसे बात करेंगे 18 अगस्त को उद्घाटन के सत्र में। उनके साथ में फिल्म जगत के बड़े प्रसिद्ध विश्वविख्यात अभिनेता, लेखक, गायक, गीतकार, थिएटर और फिल्मों के बड़े जाने माने चेहरे हैं पीयूष मिश्रा आपके साथ लंबी देर तक आपके साथ बातचीत करेंगे। यहाँ से जो निकले हुए विद्यार्थी हैं 2-3 के बारे में मैं बता देता हूँ, 2-3 लोगों के बारे में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये गैलेक्सी जो 3 दिन यहाँ रहने वाली है, लगभग 50 से अधिक विद्यार्थी आने वाले हैं। संजय सलिल नाम के एक पूर्व विद्यार्थी हैं, मेरे सीनियर हैं, वो आप सबके सीनियर हैं, सीनियर मोस्ट हैं। बिहार के एक गरीब गांव से वो बच्चा यहाँ आया था 1992 में, पहले बैच में। यहाँ आने के बाद उन्होंने पत्रकारिता का कोर्स किया, अमर उजाला में उनकी इंटर्नशिप हुई, नौकरी शुरू की। जब आज तक चैनल लॉन्च हुआ, 24 घंटे का पहला सैटेलाइट न्यूज चैनल हिंदी, उसकी ओपनिंग टीम में उनका सिलेक्शन हुआ। कुछ साल उन्होंने वहाँ नौकरी की, कुछ अच्छे प्रयोग वहाँ किए। बहुत प्रयोगधर्मी, बहुत ही अनुशासित और बहुत ही निष्ठावान विद्यार्थी। एक समय उनके मन में ये आया कि क्या केवल एंकर और एडिटर बनने के लिए ही हम पत्रकारिता में आए हैं डिग्री लेकर? अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आर्किटेक्ट अपनी प्रैक्टिस से कुछ अपना ही काम कर सकता है जो नौकरी पर निर्भर नहीं होते हैं, तो एक मीडिया प्रोफेशनल ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तो उन्होंने अपनी एक कंपनी शुरू की, नौकरी छोड़ दी। मित्रों, वो आपसे कनाडा से कनेक्ट होंगे इसी 3 दिनों में, अभी वो कनाडा में हैं, वहाँ से आपसे बात करेंगे। आज उनकी कंपनी 125 करोड़ के टर्नओवर में है। इसी विश्वविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी 10 साल पहले, ये तो 30 साल हो गए इनको, संजय को, डॉक्टर हृदय गुप्ता भोपाल के ही हैं, मूल निवासी बड़वाह के हैं, खरगोन जिले का एक छोटा सा कस्बा है ओंकारेश्वर के पास। वो एपीआर की डिग्री लेने यहाँ आए थे और उन्होंने डिग्री लेने के बाद में कुछ महीने नौकरी की, कुछ महीने उन्होंने नौकरी की, बालकों में उनकी इंटर्नशिप हुई।
उन्होंने तय किया कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं अपनी खुद की पीआर एजेंसी शुरू करूंगा। द राइट पीआर के नाम से उनकी जो कंपनी है, दिल्ली और मुंबई में उसके ऑफिस हैं, लगभग 25 करोड़ का टर्नओवर 10 साल में खड़ा किया है उन्होंने। वो आपके साथ मंच पे होंगे। एक बंदा इलाहाबाद के पास किसी गुलजारगंज नाम के कस्बे से यहाँ पढ़ने आया था। 2007 के आसपास वो एपीआर से ही पढ़कर निकले, मुंबई गए, बहुत संघर्ष किया, खुद को खूब घिसा, खूब तपे घिसे, और आज की तारीख में मुंबई की सिनेमा में वो बड़े क्रिएटिव सेलिब्रिटी राइटर हैं दुर्गेश सिंह। गुल्लक नाम का जो ओटीटी पर आई हुई वेब सीरीज है उसके राइटर हैं, आपके साथ होंगे। ये 2-3 ऐसे अलग अलग विभागों के उदाहरण हैं। ये सभी 50 विद्यार्थियों की कहानी है जो आपके बीच आने वाले हैं। तो ये बहुत अमूल्य अवसर है, और इन सब ने बड़े संघर्ष के बाद अपनी जगह मीडिया जगत में अलग अलग अपने डिसिप्लिन में बनाई है। तो ये ऐसा ही नहीं हो जाता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर के इन लक्षणों की पहचान की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित किया। ऊर्जा हम सबके पास है, सपने हम सबके पास हैं, लेकिन उसको निवेश करने का हमारे पास प्लान क्या है, हमारी योजना क्या है, हम कहाँ अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं, हम अपना समय कहाँ लगाते हैं, हमारे मित्र कौन हैं, हमारे मित्र कौन हैं, किन के इनर सर्कल में हम हैं और कौन हमारे इनर सर्कल में है, ये तय आपको करना है। अगर आप इसको बहुत अनुशासन से तय करेंगे तो आप उस जगह पर होंगे जहां ये सब अपनी एक लंबी यात्रा के बाद, संघर्ष के बाद जहां पहुंचे हैं। जो भी अपने कैरियर में, अपने जीवन में कहीं बड़ी उपलब्धियों को, बड़े शिखर को छुआ है, पहुंचा है, ये वो लोग हैं जो अपनी क्षमता को कहीं ना कहीं पहचानते थे। उन्हें पता था कि मुझे अपनी ऊर्जा, अपना समय कहाँ लगाना है और कितना लगाना है। इनसे कुछ सीखने की चीज़ें आपको मिलेंगी, कुछ मंत्र आपको मिलेंगे, कुछ प्रेरणाएं आपको मिलेंगी। एक बात और मैं आपसे अंतिम ये कहता हूँ, हम में से सबके कुछ ना कुछ नाम हैं। मेरा नाम विजय है, आप में से कोई मोनिका हैं, कोई राखी हैं, कोई वैष्णवी हैं, कोई माही हैं, अलग अलग नाम होते हैं। संजय जी हैं, आशीष जी हैं। हमारे पूजनीय माता पिता ने ये नामकरण हमारे किए। हमारे जो जन्म से मृत्यु तक के जितने संस्कार भारतीय संस्कृति में कल्पित किए गए हैं, जिनका हम पालन करते हैं, उसमें नामकरण संस्कार होता है। वो ऐसा ही नहीं है कि कोई एक नाम कहीं चलते फिरते किसी ने टिका दिया, उसका एक संस्कार होता है। और एक नाम हमारे माता पिता हमारा रखते हैं। अगर कोई आपके चेहरे पर कोई एक स्टिकर लगा जाए कि आप कुछ और हैं, कोई और नाम आपका चेहरे पे चिपका जाए, तो ये बड़ी खुशी की बात आपको होगी क्या? ये बताइए। ये बड़ी खुशी की बात होगी कि मेरे चेहरे पे कोई भी अपना एक स्टिकर लगा के चला जाए कि आपका नाम विजय नहीं है, आपका नाम कुछ और है। तो ये बात को मैं सेलिब्रेट करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे। जरा ये देखिए कि जैन जी का शब्द कहां से आया है। जैन जी जो एक बड़ा एक पॉपुलर एक शब्द है और एक टैग कर दिया गया है एक कि इस समय से इस समय के बीच में जो पैदा हुए हैं, ये सब इकट्ठे एक बाड़े में आ जाओ, और अब आपके ऊपर हमने ये टैगिंग कर दी है, एक स्टिकर आप पे चिपका दिया है और आप उसको सेलिब्रेट करेंगे। मैं केवल ये विचार आपके सामने रख रहा हूं, कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं। क्या हम बौद्धिक रूप से मृत प्राणी हैं कि कोई हमारा नाम कुछ भी रख के चला जाएगा और हम उसको सेलिब्रेट करेंगे? कोई भी विदेशी, कोई भी कहीं का एक पूरी युवा वर्ग को ऐसा टैगिंग कर देगा कि आप जैन जी हैं, आप अल्फा हैं, आप बीटा हैं, आप गामा हैं। अरे भाई, हम विजय मनोहर तिवारी हैं, हम कोई भी हैं, हमारे नाम रखे हुए हमारे माता पिता ने। किसी की हिम्मत कैसे, हमारी बुद्धि विवेक है, किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि कोई भी हमको जैन जी कह दे? क्या मतलब होता है इसका? क्या अर्थ है इसका? इसको थोड़ा सा पहचानना जरूरी है। और जब आप ऐसे अपने चेहरे पर चिपकाए हुए विदेशी ताकतों के द्वारा चिपकाए हुए स्टिकर को मान्यता देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को सरेंडर करते हैं। आप अपने बुद्धि विवेक को सरेंडर करते हैं कि हमारी तो कोई बुद्धि नहीं है, कोई भी चिपका जाइए, इंडिया दैट इज भारत। कैसे संभव है? भारत भारत है। हमारा परिचय माता पिता की संतान होने के नाते कोई हमारा एक नाम है, और एक समग्र रूप में, सामूहिक रूप में हम भारत माता की संतानें हैं। ये हमारा परिचय है। हम भारत के युवा हैं। हमें कोई ये जैन जी और इस तरह की चीज़ों में जाना चाहिए क्या या नहीं जाना चाहिए? क्या ये विश्वविद्यालय
क्या देश का कोई भी विश्वविद्यालय, वहां के युवा इस बात को इसका सवाल उठा सकते हैं क्या इस पर कि कोई भी बाहर की शक्तियां हमारा परिचय कैसे तय कर सकती हैं कि हम कौन हैं? हमारा अपना परिचय है और वो ये है। तो ये मैं आपके विचार के लिए छोड़ रहा हूं कि ये बात हमें स्वीकार करना चाहिए या नहीं। अगर हम ऐसी किसी भी चीज को स्वीकार करते हैं तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है, ये लेखक के निजी विचार हैं, कि हम अपनी बुद्धि को सरेंडर करते हैं। अगर किसी ने हमारे चेहरे पर अपनी थोपी हुई पहचान लगा दी है और हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका उत्सव कर रहे हैं, उसको मान्यता दे रहे हैं और हम खुद को भी कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो हमने अपनी बुद्धि विवेक तो कहीं साइड में रख दिया और वो यही चाहते हैं कि आप ऐसा करें। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिमोट किसी और के हाथ में चला जाता है, आपके कंधे किसी और के लिए उपलब्ध हो जाते हैं अपनी बंदूक चलाने के लिए। मैंने पिछली बार अभ्युदय के शुभारंभ सत्र में ये निवेदन आप सबसे किया था कि अगर पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में आप पढ़ने आए हैं तो कंधा भी आपका होना चाहिए, बंदूक भी आपकी होनी चाहिए, कारतूस भी आप ही के होने चाहिए और अपने बुद्धि विवेक से निशाना भी आपको तय करना चाहिए। हमारे कंधे उधार के लिए उपलब्ध नहीं हैं। तो जैसे ही आप किसी विदेशी टाइटल, कोई विदेशी शीर्षक अपने चेहरे पर चिपकने देते हैं तो आपने अपना कंधा दे दिया है, अपनी आंखें बंद कर ली हैं और अपनी बुद्धि का उपयोग बंद कर दिया है। अब वो बंदूक रखेंगे, कोई कारतूस लाएगा, कोई निशाना साधेगा और आप उत्सव मनाएंगे। मित्रों, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की लगातार बढ़ती हुई आबादी का देश है। जब आज़ाद हुए थे 30 करोड़ आबादी इस देश की थी। जब 15 अगस्त 1947 को स्वाधीन हुए तब 30-35 करोड़ की आबादी इस देश की थी। कितने गुना बढ़ गई। हर दशक में बढ़ती हुई आबादी ने इस देश के सामने नई नई चुनौतियां खड़ी की। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे साधन, सारी तैयारियां सब बौनी साबित हुई इस बढ़ती हुई आबादी के कारण, जिसको एड्रेस नहीं किया गया। तो इतना बड़ा घर जब होता है, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, तो कुछ चीज़ें हो सकता है कि ठीक ना हो घर में, लेकिन घर को आग लगाना समस्या का हल नहीं है। अपने ही घर को आग लगाना, उसमें समस्याएं होती हैं। तो मेरा आप सबसे ये अनुरोध है, ये आग्रह है, एक सीनियर के नाते, एक वाइस चांसलर होने के नाते, इस परिवार का एक अभिभावक होने के नाते, दूर दूर से जो विद्यार्थी यहाँ आए हैं वो केवल अपने कैरियर का चुनाव करके यहाँ नहीं आए हैं। उनके पीछे माता पिता के सपने भी कहीं लगे हुए हैं। रोज शाम को वो बात करते होंगे आपसे, हालचाल पूछते होंगे। खासतौर से जो नए नए अभी आए हैं तो रोज सुबह शाम आपकी माताजी, आपके पिताजी आपकी कुशल क्षेम पूछते होंगे, आपके बारे में जानना चाहते होंगे। वो विश्वविद्यालय में दिन भर क्या किया ये सवाल करते होंगे आपसे। वो क्यों ऐसा करते होंगे? क्योंकि आपके साथ उनके सपने भी चल रहे हैं। उनका हमेशा ध्यान रखना और जिस लक्ष्य को लेकर आप आए हैं उसको पूरा करने के लिए जो कसौटियां मैंने बताई हैं उसको थोड़ा सा मनन करना, चिंतन करना। हम इतिहास को बहुत स्मरण करते हैं। अक्सर एक विषय आता है हमारे 1000 वर्षों के इतिहास में भारत के साथ जो घटित हुआ है, उसमें हमारे विश्वविद्यालय कई जलाए गए, कई सारे विश्वविद्यालय नष्ट किए गए। उसमें नालंदा का विश्वविद्यालय एक है। बिहार के जो मित्र हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, हो सकता है नालंदा और विक्रमशिला गए हों। मैं दोनों जगह कई बार गया हूँ। मैं ये कहता हूँ कि नालंदा विश्वविद्यालय कहीं 12वीं सदी में किसी बख्तियार खिलजी नाम के किसी आतंकी ने जला दिया होगा। ठीक है, उनके जो संस्कार थे, उन्होंने अपने संस्कारों से जो काम किया वो कर गुजरे। लेकिन नालंदा यहाँ इसी विश्वविद्यालय में जीवित है और 45,000 किताबें आपका इंतजार कर रही हैं। तो जो विद्यार्थी बाहर से आए हैं, अपने बचे हुए समय में, पढ़ाई से बचे हुए समय में उसका अधिकतम उपयोग करें। अपना उन पुस्तकों का अधिकतम उपयोग करें, पढ़ने की आदत डालें। मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें, किताबों से रिश्ता बनाएं, छपे हुए शब्दों से अपना नाता जोड़ें। मैं ये दावा करता हूं कि अगर आप इन कसौटियों को पहचानेंगे और उसके अनुसार अपना जीवन बहुत अनुशासन के साथ, बहुत निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, अपने माता पिता का निरंतर स्मरण करते हुए, जिन्होंने बड़ा भरोसा करके सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर आपको यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है, आप उनके साथ भी न्याय करेंगे, स्वयं के साथ भी न्याय करेंगे, इस पेशे के साथ न्याय करेंगे और अंततः इस देश के साथ भी ये न्याय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।